हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। उत्तर, साहित्य में नवीनता लाने वाले रचनाकारों के लिए परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। यह ज्ञान उन्हें वर्तमान साहित्य की सीमाओं और संभावनाओं को समझने में मदद करता है। परंपरा की समझ से वह पुराने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और साहित्य को नई दिशा दे सकते हैं। यह ज्ञान उन्हें अतीत से सीखने और भविष्य के लिए नवीन साहित्य रचने में सक्षम बनाता है। प्रश्न नंबर 2, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। उत्तर, लेखक साहित्य के वर्गीय आधार को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यह साहित्य के सामाजिक प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता को समझने का आधार प्रदान करता है। वर्गीय आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करने से यह समझ आता है कि कौन सा साहित्य किस वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित करता है और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता क्या है। प्रश्न नंबर 3, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होना है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक के अनुसार साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है जो मानवीय भावनाओं और अनुभवों से जुड़ा होता है। यह पक्ष मनुष्य की मूलभूत संवेदनाओं जैसे प्रेम, दुख, आनंद को व्यक्त करता है। ये भावनाएं समय के साथ कम बदलती है और इसीलिए साहित्य का यह पहलू लंबे समय तक प्रासंगिक रहता है। लेखक मानता है कि साहित्य केवल विचारधारा नहीं है बल्कि मानवीय अनुभूतियों का प्रतिबिंब भी है। प्रश्न नंबर 4, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक का आशय यह है कि साहित्य का विकास समाज के विकास से भिन्न होता है। समाज में विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जहाँ नई व्यवस्थाएं पुरानी व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित करती है, परंतु साहित्य में पुराने और नए साहित्य का महत्व समान रूप से बना रहता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक कवि का साहित्य पुराने कवि के साहित्य से बेहतर नहीं माना जा सकता। साहित्य में नवीनता आती है लेकिन पुराना साहित्य अपना मूल्य नहीं खोता। प्रश्न नंबर 5, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। उत्तर, लेखक कई ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा मानव चेतना की स्वाधीनता को प्रमाणित करता है। वह बताता है कि समान आर्थिक परिस्थितियों में भी अलग अलग स्थानों पर साहित्य और कला का विकास अलग अलग तरह से हुआ। जैसे एथेंस और अमेरिका दोनों में गुलामी थी लेकिन एथेंस ने संस्कृति को समृद्ध किया। इसी तरह पूंजीवादी विकास यूरोप के कई देशों में हुआ लेकिन महान कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची केवल इटली में पैदा हुए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां मानव चेतना को प्रभावित करती है लेकिन पूरी तरह निर्धारित नहीं करती। प्रश्न नंबर 6, साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। उत्तर, लेखक साहित्य निर्माण में प्रतिभा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हुए कुछ सावधानियों की ओर ध्यान दिलाता है। वह कहता है कि प्रतिभाशाली लेखकों की रचनाओं को भी दोष मुक्त नहीं माना जा सकता। उनकी कृतियों में भी कमियां हो सकती है। लेखक चेतावनी देता है कि महान रचनाकारों को अंतिम मानकर साहित्य के विकास को सीमित करनी नहीं चाहिए। उनके बाद भी नए विचारों और रचनाओं के लिए स्थान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं। उत्तर, साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि वह मानवीय भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलती है लेकिन साहित्य की प्रासंगिकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया लेकिन ब्राजील की कविताएं आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया लेकिन शेक्सपियर और मिल्टन की रचनाएं आज भी पढ़ी और सहारी जाती है। साहित्य समय के साथ और अधिक लोगों तक पहुँचता है जबकि राजनीतिक मूल्य अक्सर काल के साथ खो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, जातीय असीमता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है। उत्तर, लेखक जातीय असीमता का उल्लेख साहित्यिक विकास के संदर्भ में करता है। वह बताता है कि जब समाज एक व्यवस्था से दूसरी में बदलता है तब भी जातीय असीमता बनी रहती है। यह असीमता इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित होती है। लेखक इसे साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक मानता है। जातीय असीमता का महत्व इस बात में है कि यह एक समुदाय की विशिष्ट पहचान और उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखती है। प्रश्न नंबर 9, जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं। उत्तर, लेखक जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं में यह समानता बताता है कि दोनों ही संकट के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब राष्ट्र खतरे में होता है तब राष्ट्रीय असीमता जागृत होती है और साहित्य परंपरा का ज्ञान राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तब रूसी लोगों ने अपनी साहित्यिक परंपरा का स्मरण किया जो उनकी राष्ट्रीय एकता
एकता का स्रोत बना। लेखक यह भी कहता है कि नई सामाजिक व्यवस्थाओं में भी जातीय असीमता बनी रहती है और मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 10, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? उत्तर, भारत की बहुजातीय विशेषता अन्य देशों से अलग है क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता किसी एक जाति के प्रभुत्व पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता पर आधारित है। भारत में विभिन्न जातियां और संस्कृतियां सदियों से साथ साथ रही है, जिससे एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत का निर्माण हुआ है। यहाँ साहित्य परंपरा का मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है। कवियों और साहित्यकारों ने देश के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अन्य देशों में इस स्तर पर नहीं देखी जाती। प्रश्न नंबर 11, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? उत्तर, भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास पर आधारित है। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत ने विभिन्न जातियों को एक साझा सांस्कृतिक धरोहर प्रदान किया। भारतीय इतिहास में कभी भी एक जाति का दूसरी पर पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहा, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व रहा। कवियों और लेखकों ने विभिन्न जातियों की विशिष्टताओं को समेटते हुए एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का निर्माण किया। यह सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक एकता भारत की बहुजातीय पहचान का आधार है। प्रश्न नंबर 12, किस तरह समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। उत्तर, लेखक मानता है कि समाजवाद भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता है। उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था में देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति उपव्यय होता है। लेखक उदाहरण देता है कि समाजवादी व्यवस्था अपनाने के बाद कई छोटे बड़े देश अधिक शक्तिशाली हुए हैं। वे मानते हैं कि समाजवादी देशों में प्रगति की गति पूंजीवादी देशों से तेज है। लेखक का मानना है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। प्रश्न नंबर 13, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। उत्तर, लेखक भारत के लिए एक साक्षर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य का सपना देखता है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग साक्षर हो और साहित्य पढ़ने का अवसर पाए। इससे महान ग्रंथों के नए पाठक बनेंगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। लेखक की कल्पना है कि भाषाई सीमाएं टूटेंगी और विभिन्न भाषाओं का साहित्य पूरे देश की समाप्ति बनेगा। इस सपने को साकार करने में परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परंपरागत साहित्य लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ेगा और साथ ही नए विचारों के लिए प्रेरित करेगा। प्रश्न नंबर 14, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? उत्तर, लेखक साहित्य की सापेक्ष स्वाधीनता को सिद्ध करने के लिए कई तर्क देता है। वे कहते हैं कि हालांकि आर्थिक परिस्थितियां मनुष्य की चेतना को प्रभावित करती है, लेकिन पूरी तरह निर्धारित नहीं करती। वे इसे प्रमाणित करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं, जैसे एथेंस और अमेरिका में गुलामी थी, लेकिन एथेंस ने यूरोप को प्रभावित किया। इसी तरह पूंजीवादी विकास पूरे यूरोप में हुआ, लेकिन महान कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची केवल इटली में पैदा हुए। लेखक का मानना है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन साहित्य उन तक ही सीमित नहीं है। साहित्य में हमेशा नए विचारों और रचनाओं के लिए स्थान रहता है, जो इसकी सापेक्ष स्वाधीनता को दर्शाता है। अब आते हैं व्याख्या करे पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, जहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। व्याख्या, लेखक यहाँ साहित्यिक परंपरा के महत्व और उसके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। वे विभाजित बंगाल और पंजाब का उदाहरण देकर इस बात को समझते हैं। बंगाल के संदर्भ में लेखक का मानना है कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों में अपनी साहित्यिक परंपरा का गहरा ज्ञान है। इस कारण राजनीतिक विभाजन के बावजूद बंगाली लोग सांस्कृतिक रूप से एकजुट है। वे अपनी साझा साहित्यिक विरासत के माध्यम से अपनी सामूहिक पहचान को बनाए रखते हैं। दूसरी ओर पंजाब के विभाजन में लेखक संकेत करते हैं कि वहाँ साहित्यिक परंपरा का ज्ञान कम है। इसका परिणाम यह हुआ कि विभाजन के बाद दोनों ओर के पंजाबी लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध कमजोर हो गए। लेखक का तर्क है कि जहाँ साहित्यिक परंपरा का ज्ञान अधिक होता है, वहाँ लोगों की सामूहिक पहचान मजबूत रहती है। यह ज्ञान उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखता है और राजनीतिक सीमाओं के बावजूद एकता की भावना को बनाए रखता है। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि किसी भी समाज के लिए अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को जानना और उसे संरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी पहचान को बनाए रखता है, बल्कि समाज को एकजुट और मजबूत भी बनाता है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, पाठ से 10 अविकारी शब्द चुनिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, इसका अर्थ बड़ा है, यह सुंदर है, ये मनुष्य अच्छे हैं, ऐसी कला श्रेष्ठ है, इसीलिए मोहन खेलता है, कुछ पुस्तक लाओ, आजकल व्यक्ति की पूजा होती है, काफी निंदा की जाती है, किंतु मदन व्यक्ति पूज्य का प्रचार करते हैं, इसमें अच्छी कविता
डेटा का संग्रह है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित पदों में विशेष्य का परिवर्तन कीजिए। उत्तर, बुनियादी परिवर्तन, बुनियादी सुधार, मृत ज्ञान, मृत रूप, अभ्युदयशील वर्ग, अभ्युदयशील समाज, समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी लोग, श्रमिक जनता, श्रमिक शिक्षक, प्रगतिशील आलोचना, प्रगतिशील लेखक, अद्वितीय भूमिका, अद्वितीय उदाहरण, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक ज्ञान। प्रश्न नंबर 3, पाठ से संज्ञा के भेदों के 4 उदाहरण चुने। उत्तर, जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, साहित्य, इंद्रिय, भाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, शेक्सपियर, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, समूहवाचक संज्ञा, समाज, वर्ग, कारखाना, जनसमुदाय, भाववाचक संज्ञा, भावनाएं, स्वाधीनता, कलात्मक, सर्वोच्च, द्रव्यवाचक संज्ञा, लकड़ी, चावल, पानी, दूध। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।